नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नदी तंत्रों के बारे में समझेंगे, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इस प्रकार हम नदी तंत्रों को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बात करते हैं अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, ये नोट्स जो हैं राजस्थान पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई के साथ साथ आरएएस तक एग्जाम के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों। ये उत्कर्ष क्लासेज के आधार पर तैयार की गई हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र जिसे ड्रेनेज सिस्टम हम कहते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अपवाह क्या होता है और अपवाह तंत्र क्या होता है, इसमें अंतर देखते हैं। जल के एक निश्चित धारा में प्रवाह को अपवाह कहते हैं तथा धाराओं के इस जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। जब जल एक निश्चित धारा में बहता है तो उस प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं और ये धाराएं मिलकर के एक जाल बनाती हैं, जिसे हम अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। भारत एक नदियों का देश है। भारत में लगभग 4000 से अधिक छोटी तथा बड़ी नदियां पाई जाती हैं। ये सभी नदियां मिलकर नदी द्रोणी या नदी बेसिन्स का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये नदमुख है। ये अनेकों नदियां, आप देख सकते हैं ये अनेकों नदियां चल रही हैं। यहाँ से यहाँ तक बह रही है, ये यहाँ से बह रही है, यहाँ से इसमें ये मिल रही है ये। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अनेकों नदियां हैं दोस्तों। इस प्रकार ये यहाँ पे जलग्रहण क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। तो अनेकों नदियां मिलकर के जलग्रहण क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदी द्रोणियों या बेसिन्स को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहली जिनकी बड़ी नदी द्रोणी होती है, दूसरी मंझली नदी द्रोणी अर्थात मीडियम जो मंझली या मध्यम नदी द्रोणी, और तीसरी है दोस्तों छोटी नदी द्रोणी। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़ी नदी द्रोणी वाली जो नदियां हैं उनकी बात करें। तो बड़ी नदी द्रोणी वाली जो हैं, इनका जलग्रहण क्षेत्र जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। जिनका जलग्रहण क्षेत्र जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, वो नदी द्रोणी जो होती हैं बड़ी नदी द्रोणी होती हैं। मंझली नदी द्रोणी जो होती हैं, उनका जलग्रहण क्षेत्र जो होता है 2000 से लेकर के 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच माना जाता है। तो 44 जो नदियां हैं मंझली नदी द्रोणी प्रकार की हैं। तो 44 प्रकार की नदियां जो हैं मंझली नदी द्रोणी प्रकार की हैं, जिनका जलग्रहण क्षेत्र 2000 से लेकर के 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच होता है। अगली नदी द्रोणी जो है छोटी नदी द्रोणियों की बात की जाए तो 2000 वर्ग किलोमीटर से कम की जो नदियां हैं वो छोटी नदी द्रोणी वाली नदियां कहलाती हैं। लगभग 200 नदियां जो हैं छोटी नदी द्रोणी वाली नदियां हैं। तो नदी जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदी द्रोणियां 3 प्रकार की हो गई, बड़ी नदी द्रोणी, दूसरी मंझली नदी द्रोणी और तीसरी छोटी नदी द्रोणी। बड़ी नदी द्रोणी जिनका जलग्रहण क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, मंझली नदी द्रोणी जिनका जलग्रहण क्षेत्र 2000 से लेकर के 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच होता है, और छोटी नदी द्रोणी वाली नदियां वो होती हैं जिनका जो जलग्रहण क्षेत्र होता है 2000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम अपवाह प्रणाली को देखते हैं। अपवाह प्रणाली अपवाह प्रणाली दोस्तों 5 प्रकार की होती है, जैसे कि वृक्षाकार अपवाह प्रणाली, पत्ताकार, अरीय। तो इस प्रकार हम सभी अपवाह प्रणाली की बात करते हैं। तो पहली बात करते हैं हम वृक्षाकार अपवाह प्रणाली। तो दोस्तों, मैदानी भागों में बहने वाली नदियां वृक्षाकार अपवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं। तो जो मैदानी भागों में जो नदियां प्रवाहित होती हैं वो एक वृक्ष जैसा अपवाह प्रणाली बना लेती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि ऊपर से यहाँ पे ये नदी प्रवाहित हो रही है, इसमें ये नदी मिल गई, इसमें ये मिल गई, इसमें ये मिल गई, इसमें ये मिल गई। इस प्रकार नदियां इसमें मिलती रहती हैं और एक अपवाह प्रणाली बन जाती है जो कि वृक्ष जैसी प्रतीत होती है, वृक्षाकार प्रतीत होती है। इस वजह से इस अपवाह प्रणाली को वृक्षाकार अपवाह प्रणाली के नाम से जाना जाता है।
दूसरी अपवाह प्रणाली की बात करें तो पत्ताकार अपवाह प्रणाली है। वे नदियां जो भ्रंश घाटी या दरार से होकर बहती हैं, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं, जिन्हें हम रिफ्ट वैली में से ये होकर प्रवाहित होती हैं। अर्थात आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। ये एक दो बार एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ भी चुका है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये नदियां भ्रंश घाटी से प्रवाहित होकर होती हैं, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये दोस्तों दरारों से प्रवाहित होती हैं, तो इन्हें हम पत्ताकार अपवाह प्रणाली कहते हैं, क्योंकि ये वृक्ष के पत्ते जैसी प्रतीत होने के कारण इसे पत्ताकार अपवाह प्रणाली कहा जाता है। तीसरी अपवाह प्रणाली है दोस्तों अरीय अपवाह प्रणाली। इस तरह की प्रणाली में नदियां किसी गुंबदाकार पहाड़ी से चारों ओर निकलती हैं, जैसे कि अमरकंटक पहाड़ी तथा रांची के पठार से। तो इस प्रकार की अपवाह प्रणाली आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि पहाड़ियाँ मतलब नदियाँ जो होती हैं किसी गुंबदाकार पहाड़ी से चारों ओर निकलती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई गुंबदाकार पहाड़ी है, इससे ऊपर की साइड में देख सकते हैं आप सोन नदी निकल रही है, इधर की साइड में महानदी, इधर से जो है इंद्रावती नदी, और इधर को जो जा रही है दोस्तों, इधर के लिए जो है नर्मदा नदी जा रही है। तो इस प्रकार एक अपवाह प्रणाली बनती है, इसे हम अरीय अपवाह प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसमें जो है गुंबदाकार पहाड़ी से चारों ओर जो है नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि अमरकंटक पहाड़ी से कई नदियाँ निकलती हैं तथा रांची के पठार से नदियाँ निकलती हैं। तो ये अरीय अपवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं। सोन नदी, महानदी, इंद्रावती, नर्मदा नदी, ये सभी नदियाँ अरीय अपवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रकार के बारे में बात करते हैं। अगला प्रकार है ट्रेलीज अपवाह प्रणाली। तो ट्रेलीज अपवाह प्रणाली जो है दोस्तों, जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी में समकोण बनाते हुए मिलती हैं तो वह ट्रेलीज अपवाह प्रणाली कहलाती है, जैसे कि पेन्नार नदी जो है आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रेलीज जो अपवाह प्रणाली होती है, इसमें क्या है कि मतलब जो सहायक नदियाँ होती है मुख्य नदी में जो मिलती है, मान लीजिए जैसे कि मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है, इसमें सहायक नदियाँ जो है समकोण पर आकर के मिलती हैं, समकोण पर आकर के इसमें सहायक नदियाँ मिलती हैं। इस प्रकार से इस प्रकार की जो अपवाह प्रणालियों से ट्रेलीज अपवाह प्रणाली, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये इसमें मुख्य नदी है और ये ऊपर से आकर के मिल रही हैं, जो ये सभी इसमें सहायक नदियां हैं, और नीचे से भी जो इसमें मिल रही हैं ये भी सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार की जो नदियां हैं ये सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार के अपवाह प्रणाली को ट्रेलीज अपवाह प्रणाली कहा जाता है। तो पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश में जो है ट्रेलीज अपवाह प्रणाली का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्भुजाकार अपवाह प्रणाली, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो चतुर्भुजाकार जो अपवाह प्रणाली होती है, जब नदियां बहुत अधिक दरार वाले भूखंडों से गुजरती हैं तो चतुर्भुजाकार अपवाह प्रणाली का निर्माण होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत अधिक दरार वाले भूखंड हैं, उनसे ये नदियां गुजर रही हैं और चतुर्भुज जैसी संरचना बना रही हैं। आप देख सकते हैं ये इधर प्रवाहित हो रही है, फिर ये इधर, इस प्रकार चतुर्भुजाकार इसमें अपवाह प्रणाली का निर्माण हो जाता है। इस वजह से ये नदियां चतुर्भुजाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट अपवाह प्रणाली है दोस्तों अपकेंद्रीय अपवाह प्रणाली, सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज सिस्टम। इस तरह की अपवाह प्रणाली भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों से निकलने वाली पाईकारा नदी जो है बनाती है। यह नदी नीलगिरी पहाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो नीलगिरी नदी के चारों ओर ये नदी चक्कर लगाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार जो अपवाह प्रणाली है ये अपकेंद्रीय अपवाह प्रणाली के नाम से जानी जाती है। तो नील नदी की जो पाईकारा नदी है, नीलगिरी की पहाड़ियों से जो पाईकारा नदी निकलती है दोस्तों, वो पाईकारा नदी अपकेंद्रीय अपवाह प्रणाली का ही उदाहरण माना जाता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ये नीलगिरी की पहाड़ी की ओर ये नदी जो है चक्कर लगा रही है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो अपवाह प्रणाली है वो अपकेंद्रीय अपवाह प्रणाली कहलाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब बात करते हैं अपवाह तंत्र की बात। तो दोस्तों अपवाह तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र तीन प्रकार का है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो तीन नदी तंत्र जो हैं हिमालयी अपवाह तंत्र का भाग माने जाते हैं। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है, जैसे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां तथा पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, दो प्रकार की नदियां जो हैं
प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तो हिमालय से जो 3 नदियां हैं वो 3 नदी तंत्र बनाती हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय जो भारत है उससे पश्चिम की ओर बहेंगी या फिर नदियां पूरब की ओर बहती हैं। इस वजह से प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और पूरब की ओर बहने वाली नदियां बनाती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो हैं अरब सागर में जाकर के गिरती हैं और पूरब की ओर बहने वाली नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में जाकर के प्रवाहित होती हैं, उसमें जाकर के मिल जाती हैं। तो अरब सागर में बहने मिलने वाली जो नदियां हैं जैसे कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी। बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों में जैसे कि दोस्तों महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं, अर्थात पूरब की ओर जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो अरब सागर की नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियां हो जाती हैं। अब बात करते हैं हिमालय नदी तंत्र तथा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में अंतर जो हैं, मुख्य अंतर क्या क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से हिमालय नदी तंत्र तथा प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों में पहला अंतर यह है कि जो हिमालय नदी तंत्र होता है उसमें जल का स्रोत जो होता है हिमनद हिमनद के साथ साथ मानसून से आता है। तो हिमालयी नदियों में जो जल आता है, हिमनद मतलब ग्लेशियर जो होते हैं उनसे जो वो पिघलते हैं तो उनसे जो वाटर आता है वो इन नदियों में ही आकर के मिल जाता है। तो ये नदियां जो हैं हिमनद तथा मानसून से जो वर्षा होती है इन दोनों से जल प्राप्त करती हैं। तो हिमालय नदियां हिमनद तथा मानसून से जल प्राप्त करती हैं। तो जल का उनका स्रोत हो गया हिमनद तथा मानसून। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में जल का स्रोत जो होता है केवल मानसून से ही प्रायद्वीपीय नदियों को वाटर प्राप्त होता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट है आप देख सकते हैं सदाबहार नदियां जो हैं वो सभी हिमालयी नदियां होती हैं और मानसूनी नदियां जो हैं वो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। जैसे कि एक कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी जो है एक मानसूनी नदी मानी जाती है। हिमालय नदियों में सदाबहार जो है हमेशा के लिए पानी उनमें रहता है, उनका पानी कभी नहीं सूखता है। तो और जबकि प्रायद्वीपीय नदी जो होती है मानसून से केवल जल प्राप्त कर पाती हैं, जैसे कि कावेरी नदियाँ। नेक्स्ट बात करते हैं युवावस्था वाली जो सभी जो नदियां हैं वो युवा नदियां सभी हिमालयी नदियां हैं, नदी तंत्र का निर्माण करती हैं, जबकि वृद्धावस्था वाली जो हैं वो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का निर्माण करती हैं, अर्थात ये नई नदियां हैं और वो पुरानी नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय नदियां जो हैं डेल्टा बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो हैं डेल्टा के साथ साथ एस्चुरी या फिर ज्वारनदमुख का निर्माण भी करती हैं। तो एस्चुरी या ज्वारनदमुख का निर्माण भी करती हैं। तो हिमालय नदी तंत्र में ये मुख्य अंतर हो गए दोस्तों। पहला अंतर है जल का स्रोत, दोनों में जल का स्रोत जो है अलग अलग है। उसमें हिमालय नदियों में हिमनद से तथा मानसून से जल प्राप्त होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में केवल मानसून से प्राप्त होता है। हिमालयी नदी तंत्र में सदाबहार नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में केवल मानसूनी नदियां होती हैं, मानसूनी नदियां हैं जैसे कि कावेरी नदी। हिमालय नदी तंत्र जो है युवावस्था वाली नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में वृद्धावस्था वाली नदियां आती हैं। हिमालय नदी तंत्र जो है डेल्टा का निर्माण करता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र डेल्टा के साथ साथ एस्चुरी या ज्वारनदमुख का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इस प्रकार की नदियां जो हैं जैसे कि मान लीजिए दो पर्वत हैं दोनों साइड में, तो इनमें से जो बीच में से ये नदी प्रवाहित होती है तो इस प्रकार जो संरचना बन रही है आप देख सकते हैं। ये एस्चुरी या ज्वारनदमुख के नाम से इसे जानते हैं या फिर इसे पश्च जल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अब देख सकते हैं आप भारतीय नदियों का 77% 77% जल जो है बंगाल की खाड़ी में तथा 23% जल अरब सागर में गिरता है। तो भारतीय नदियों का 77% 77% जल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है और 23% जल जो है अरब सागर में गिरता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जा गई है, तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी है, यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, पहला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और गोदावरी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर, सिंधु 2880 किलोमीटर, गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर।
तो दोस्तों ये हो गई आज की एग्जाम की बात। तो इस प्रकार से आप क्रम से पहले ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और गोदावरी, इस प्रकार यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से क्रम याद रखना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे कि अगली वीडियो आपको गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इस प्रकार प्रत्येक वीडियो सीरीज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। हम संपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेज हमारे चैनल पर बड़े एग्ज़ाम के लेवल तक भी हम करवाएंगे। तो आरएस एग्ज़ाम 2020 और राजस्थान प्लस 2020 पटवार सभी एग्ज़ाम के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। आप इसकी जो हम वीडियो सीरीज है आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। प्रत्येक जो क्लासेज है हमारे चैनल के द्वारा ली गई है। तो दोस्तों अब हम इस प्रकार से आपकी क्लासेज रेगुलर ले लेंगे। तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।